ये मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं और अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में आज से आएगी और तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब में चढ़ाएंगे सियासी पारा। अमित शाह बिहार, झारखंड और जेपी नड्डा समेत योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश में संभालेंगे कमान। प्रचार युद्ध में विपक्षी दल भी कमर कसकर तैयार। मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड तो सचिन पायलट और मायावती आज पंजाब में करेंगे अपनी अपनी पार्टी का प्रचार। अखिलेश और तेजस्वी समेत बाकी दलों के नेता भी नई रणनीति के साथ उतरेंगे मैदान पर। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी बीआरएस नेता की कविता की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा था जवाब। राजस्थान में भीषण गर्मी से हाहाकार, कई लोगों की मौत। मौसम विभाग ने किया 3 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। बाड़मेर में सबसे अधिक 48.8 तापमान दर्ज। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी पारा 45 से 46 डिग्री के पार। और आज होगा आईपीएल में दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला। क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी विजेता टीम। और आइए न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 24 की चुनौती में क्या है खास। लोकसभा चुनाव में बस अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है और इस दौर के लिए सभी दल अपने प्रचार अभियान को नई धार दे रहे हैं। बात करें सत्तारूढ़ दल बीजेपी और उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल और पंजाब में होंगे। पहली रैली शिमला में सुबह 11 बजे होगी। शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप के लिए प्रधानमंत्री वोट की अपील करेंगे। शिमला में कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी मैदान में है। शिमला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी जाएंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अभिनेत्री कंगना रनौत पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां पहली जनसभा गुरदासपुर में होगी। गुरदासपुर से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में प्रधानमंत्री मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद जालंधर में बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार अभियान को तेज किया है। यहां अभी 3 दिन पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब जालंधर कैंट के पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यहां काफी गुटबाजी है और वो तमाम मुश्किलों से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। विपक्षी दल आखिरी चरण में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड के देवघर के मोहनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोहनपुर की सभा में खड़गे के साथ झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। ये सीट साल 2019 में कांग्रेस ने ही जीती थी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है।
पंजाब में बसपा सुप्रीमो मायावती आज एक जनसभा को संबोधित करेंगी और जनता से बसपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। यूपी के पूर्वांचल में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, तो बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं से इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। आखिरी चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के बाकी तमाम दिग्गज नेता भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बिहार और झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह बिहार के आरा में भाजपा उम्मीदवार आरके सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो करीब 2:30 बजे जामताड़ा के मेझिया मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में के मधुपुर स्थित रेलवे फुटबॉल स्टेडियम मैदान में वो शाम 4 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। नड्डा सबसे पहले कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर बाद 3 बजे बलिया में ताल ठोकेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे रॉबर्ट्सगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ भी आज ताबड़तोड़ रैलियां कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज देवरिया, महाराजगंज और अपने गृह जिले गोरखपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और झारखंड में बीते 2 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जनाधार के साथ अपना दबदबा कायम रखा है। प्रधानमंत्री का विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भाजपा एक बार फिर इस सियासी समर में प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है। आइए जानते हैं कौन है वो सेनापति जो झारखंड में भाजपा के लिए विजय अभियान को धार देने का काम कर रहे हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी नीतियां और कल्याणकारी योजनाओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा समर में अपने बीते प्रदर्शन को दोहराने की कवायद में जुटी है। वहीं भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे महागठबंधन की बढ़ी चुनौतियां भी भाजपा को विजय अभियान की ओर आश्वस्त करती नजर आ रही हैं। एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में झारखंड में भाजपा के लिए सेनापति की भूमिका में हैं वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड भाजपा अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाजपा ने 1991 में बाबूलाल मरांडी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। 1996 में पार्टी ने उन्हें वनांचल भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया। 1999 में अटल सरकार में उन्हें वन पर्यावरण राज्य मंत्री का पद मिला। बाबूलाल मरांडी 1998 से 2000 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। झारखंड राज्य बनने के बाद एनडीए सरकार में बाबूलाल मरांडी ने राज्य में सरकार बनाई और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। वर्ष 2003 में दल के आंतरिक विरोध के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा सीट से जीत दर्ज की। वर्ष 2006 में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा नामक दल का गठन किया। 2019 में बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम पार्टी से धनवार विधानसभा से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। वहीं इसके बाद मरांडी ने अपनी जेवीएम पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। झारखंड में भाजपा के विजय रथ को और गति देने का काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा। आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अर्जुन मुंडा राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। एक नजर भाजपा के इस वरिष्ठ नेता के सियासी सफर पर। अर्जुन मुंडा 1995 में अविभाजित बिहार की खरसावां सीट से पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुने गए थे, जबकि 2000 में यहां पर हुए चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ गए और खासरवान सीट से एक बार फिर विधायक चुने गए। झारखंड के गठन के बाद यहां पर बीजेपी की सरकार बनने पर सरकार में अर्जुन मुंडा राज्य आदिवासी कल्याण मंत्री बने। वहीं 2003 में अर्जुन मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। वर्ष 2006 में अर्जुन मुंडा विपक्ष के नेता भी रहे। 2009 के आम चुनावों में अर्जुन मुंडा जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए गए। 2010 में अर्जुन मुंडा ने दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। साल 2019 के संसदीय चुनाव में झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से अर्जुन मुंडा ने बेहद कड़े मुकाबले में जीत हासिल की।
पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन मुंडा को एक बार फिर खूंटी सीट से मैदान में उतारा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए मुख्य मुकाबला भाजपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच है। ऐसे में स्थानीय मुद्दों से प्रभावित इस राज्य की राजनीति में किस दल के सेनापति जनता का विश्वास जीत पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं झारखंड में विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बात करें तो हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर भी जो तमाम बातें नजर आई वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो ऐसे में तमाम जो रणनीतियां हैं उस पर क्या कुछ नजर आ रहा है, तो आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अलग अलग खेमों और दलों में बटे झारखंड के लोकसभा संग्राम के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीते दिनों जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने राज्य सरकार के लिए राजनीतिक संकट खड़ा कर एक बार फिर अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया था। इस बीच आम चुनाव से पहले ही जेएमएम से इस्तीफा देते हुए सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में 2024 का लोकसभा संग्राम जेएमएम और इंडी अलायंस के लिए जटिलताओं से भरा है, जिसमें जेएमएम के लिए सेनापति की भूमिका में हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। 1970 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले शिबू सोरेन ने पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पराजित हुए। 1980 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे 1989, 1991 और 1996 में भी संसद में पहुंचने में सफल रहे। 2002 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। इसी साल उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर दुमका से लोकसभा का उपचुनाव जीता। 2004 में भी वे दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए और मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री बने। लेकिन चिरुडीह कांड में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन को बिहार से अलग झारखंड बनवाने में सबसे अहम नेता माना जाता है। 2005 में झारखंड विधानसभा चुनावों के पश्चात वे विवादास्पद तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री बने, परंतु बहुमत साबित न कर सकने के कारण कुछ दिनों के पश्चात ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं जेएमएम के लिए इस लोकसभा सियासी संग्राम में एक और सेनापति सूबे के सीएम चंपई सोरेन की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है और जो जमीनी राजनीति और लोगों से जुड़ाव के कारण राज्य में एक बड़ा जनाधार रखते हैं। एक नजर उनके सियासी सफर पर। चंपई सोरेन पहली बार 1991 में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा के पंचू टुडू को हराकर विधायक बने। 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लहर में अनंतराम टुडू के हाथों पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2005 से चंपई सोरेन लगातार सरायकेला से विधायक हैं। 2010 में भाजपा झामुमो गठबंधन वाली अर्जुन मुंडा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद 2013 में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो इन्हें फिर से मंत्री पद मिला। 2019 में राज्य में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में चंपई सोरेन को एक बार फिर मंत्री बनाया गया। 2020 में चंपई सोरेन राज्य में तीसरी बार मंत्री बने। झारखंड में हालिया राजनीतिक संकट के बीच हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों पार्टी की कमान संभाल रही हैं और झारखंड की राजनीति और ताजा हालात में उनकी भूमिका किसी सेनापति से कम नजर नहीं आती। वहीं लोकसभा समर के लिए झारखंड के महागठबंधन में कांग्रेस को भी अपने अध्यक्ष के नेतृत्व से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं भाजपा के खिलाफ किलाबंदी करने में जुटी कांग्रेस के लिए राज्य में सेनापति की भूमिका में हैं राजेश ठाकुर। एक नजर उनके सियासी सफर पर। राजेश ठाकुर ने राजनीति की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से 1990 में NSUI से की। दिल्ली से आने के बाद बोकारो युवा कांग्रेस में रहे। 2019 में राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया।
25 अगस्त 2021 को कांग्रेस हाईकमान ने राजेश ठाकुर को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। राजनीतिक विवादों, अस्थिरता, आपसी तालमेल की चुनौतियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भावी कार्ययोजना को लेकर संशय झेलता इंडी गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का कितना विश्वास जीत पाने में सफल हो पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आइए झारखंड से इस विषय पर हमारे संवाददाता दिवाकर से बात करते हैं। दिवाकर, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो जनसभाओं का दौर है वो नजर आ रहा है। ऐसे में अब की बार की जो रणनीतियां हैं वो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अब एक तरीके से चुनाव का आखिरी चरण पहुंचने वाला है। छठे चरण के लिए कल वोटिंग होगी और झारखंड में छठे चरण में भी वोटिंग है और उसके बाद 4 सीटों पर, और उसके आखिरी चरण जो 7वां चरण है इसके लिए 1 तारीख को मतदान होना है। उसके लिए अब एक तरीके से जो चुनावी कैंपेन है वो पूरी तरीके से जो झारखंड का संथाल का इलाका है, जिसे कहा भी जाता है कि झारखंड में अगर सत्ता करनी हो तो संथाल वो केंद्र बिंदु होता है, तो वहां पर अब जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक गहमा गहमी सिद्ध हो गई है। और वो 3 सीटें जो वहां पर है, राजमहल और गोड्डा, और इन सीटों पर जो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं गहमा गहमी बढ़ने के बाद लगातार जो स्टार कैंपेनर है दोनों दलों की, इंडी गठबंधन की ओर से और एनडीए गठबंधन की ओर से, उनकी एक के बाद एक कई रैलियां होने वाली है। कल भी यहाँ पर 3-4 रैलियां हुई है और आज भी एक करीब आधे दर्जन से ज्यादा रैलियों का आकलन बताया गया है कि अमित शाह 2 जगहों पर आज रैली करेंगे, एनडीए की ओर से जामताड़ा में और देवघर के मधुपुर में। तो ये आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भी देवघर पहुंच रहे हैं और वो भी यहाँ पर जनसभा करेंगे। इनके साथ आरजेडी के जो बिहार के मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, वो भी पहुंचेंगे, उनकी भी रैली होने वाली है और काफी सारे झारखंड के सीएम शर्मा सोरेन भी रहेंगे। तो तमाम नेताओं की यहाँ पर आज रैलियां होने वाली है। जी, तो ऐसे में दिवाकर, गोड्डा की अगर हम बात करें तो वहां पर निशिकांत दुबे, अब की बार क्या फैक्टर वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, गोड्डा में निश्चित तौर पर कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनको निशिकांत दुबे ने पिछले बार भी चुनाव से हराया। लेकिन इस बार क्योंकि एक मुद्दा वहां पर आदिवासियों के सेंटीमेंट को लेकर जोड़ा गया है और उसको कांग्रेस एक बड़ा हथियार और पूरा तरीके से इंडी गठबंधन अपना हथियार बना रही है। लेकिन जिस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे की ओर से वहां पर काम किया गया है, जो आप कह सकते हैं कि संथाल का इलाका कभी विकास से पूरी तरह से पीछे रहता था, कभी रेल का नेटवर्क उस तरीके से वहां विकसित नहीं हुआ था, एम्स का जाल बिछा है, तो तमाम ऐसे काम वहां पर हुए। वो देवघर के आसपास के इलाके जो है, गिरजा के आसपास के इलाके हैं, वहां पर नेशनल हाईवे का जाल बिछा है, फिर पुल या सड़कों का जिस तरीके से जाल बिछाया और एक तरीके से शहर से पिछड़े इलाकों को जोड़ने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर जो निशिकांत दुबे का कैंपेन है उसमें लगातार वो विकास की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जब देवघर को एक बड़ा राजधानी की तर्ज पर डेवलप करने की कोशिश की है और जो बाबा डगरी पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है ज्योतिर्लिंग के रूप में, वहां पर किस तरीके से जब श्रद्धालु देश और दुनिया में पहुंचे तो उनकी सुविधाएं हो, इसके लिए वहां पर एयरपोर्ट बनाया गया है, एम्स बनाया। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर निशिकांत दुबे जनता के बीच जा रहे हैं और वो इस बात कर लेकर जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो आश्वस्त भी दिखते हैं कि वो इस बार फिर यहाँ से जीतकर हैट्रिक बनाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें वहां लगातार देखने को मिल रही है। और उसके बाद जो इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर से भी लगातार प्रदीप यादव को वहां पर उम्मीदवार, पहले कांग्रेस ने दीपिका प्रसाद को बनाया था, उसके बाद उन्होंने अपना उम्मीदवार चेंज करके प्रदीप यादव को वहां पर मैदान में उतारा है। तो ये तमाम चीजें जो है, और उसके बाद इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार जो रैलियां की जा रही है, तो ये कोशिश की जा रही है कि मुकाबले को थोड़ा दमदार बनाया जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि संथाल की जो राजनीति है वो ये 3 सीटें जो दुमका की सीट है, गोड्डा की सीट है और राजमहल की सीट है, यहाँ पर पिछले बार 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी और एक राजमहल की सीट पर जेएमएम को जीत में सफलता मिली थी। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार जो संथाल का रन है वो जीतेगी और इसको लेकर लगातार कैंपेन कर रही है। और दुमका में आपको जैसा पता ही है, जैसा कि आप रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे कि वहां पर इस बार जो जेएमएम का पुनवा है, जो हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का परिवार है, उनकी बहू सीता सोरेन जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ा है और उसके बाद वो दुमका से वहां पर कैंडिडेट भी है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से फोकस किया और आने वाले संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे और संथाल के निचली पारा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि संथाल का जो रन है उसको बीजेपी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, 2 रैलियां करेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। कुछ उसी तरीके से मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए
इंडिया ठीक है। गठबंधन की ओर से भी लगातार यहाँ पर रैलियां की जाए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारियां विस्तार से हमारे सामने रखने के लिए और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है वो बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत कल वोट डाले जाएंगे। इस दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। छठे दौर में 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी है, जहां मतदान तीसरे चरण के बजाय छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरहुआ, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा। छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल के सीईओ अखिलेश मिश्रा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट के द्वारा ये बताया कि कैसे कांग्रेस ने लंबे समय तक चुनाव आयोग का अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, जो लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं उनका अतीत शर्मनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। ये घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयोग को चलाने के असली चरित्र को उजागर करती है। चुनाव आयोग के नियम ये कहते हैं कि यदि चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस विशेष सीट पर चुनाव रद्द कर दिया जाता है और बाद की तारीख में कराया जाता है। सिर्फ एक सीट के लिए पूरा चुनाव स्थगित करने का कोई नियम नहीं है। फिर भी मई 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो ठीक यही किया गया था। पूरा चुनाव 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। कम से कम 7 मुख्यमंत्रियों ने चुनाव स्थगित करने का कड़ा विरोध किया। कई लोगों ने इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताया। फिर भी तत्कालीन चुनाव आयोग प्रमुख TN शेषन, जो कांग्रेस के जाने माने वफादार थे, उन्होंने आगे बढ़कर पूरी तरह से मनमाने ढंग से कार्रवाई करते हुए चुनाव स्थगित कर दिया। इन 3 हफ्तों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने सहानुभूति वोट पाने के लिए किया। राजीव गांधी की हत्या से पहले कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होने की ओर बढ़ रही थी। 3 सप्ताह के स्थगन का उपयोग कांग्रेस पार्टी द्वारा जुलूस निकालने के लिए किया गया। विज्ञापनों में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का उपयोग किया गया। अंतिम संस्कार यात्राएं निकाली गई। सहानुभूति वोट पाने के लिए हर जरूरी चाल चली गई और अंतिम परिणाम ये हुआ कि चुनाव स्थगित करने के निर्णय ने चुनाव परिणाम को पूरी तरह से पलट दिया। जिन सीटों पर राजीव गांधी की हत्या से पहले चुनाव हुए थे वहां कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा था। उसका प्रदर्शन 1989 से भी बदतर होता। जिन सीटों पर स्थगन के बाद चुनाव हुए उनमें योजना के अनुसार कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस जीतने और सरकार बनाने में कामयाब रही। भले ही वो अभी भी अल्पमत में थी, तो जो लोग वर्तमान चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं वो तथाकथित दिग्गज शेषन के तहत चुनाव आयोग का चरित्र भी देख लें। बाद में शेषन को कांग्रेस ने बड़ा इनाम दिया और उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार भी बनाया गया। कई अन्य CEC भी इसी तरह भ्रष्ट थे। MS गिल और नवील चावला उसके उदाहरण हैं। इसलिए कांग्रेस का परिस्थिति तंत्र, जो हर दिन वर्तमान चुनाव आयोग के खिलाफ
समान अवसर की झूठी कहानी करता है, उन्हें अपने स्वयं के संदिग्ध और घृणित अतीत में झांकना चाहिए। कश्मीर घाटी में इस बार हुए अच्छे मतदान के बाद छठे चरण में होने वाले अनंतनाग राजौरी लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने स्वीप अभियान के जरिए इलाके के लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की है। देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है और महत्व को समझाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अहरबल पर्यटक इलाके में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों, एनसीसी कैडेट और पर्यटकों को घुड़सवारी करवाने वाले घुड़सवारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए मतदाताओं को हम हर सुविधा मुहैया कराएंगे। 25 तारीख को सबसे पहला कोई सा काम करना है तो वोट करना है। वोट की अहमियत आपके ही सामने यहाँ के जो नौजवान और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वोट की अहमियत आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है। अपेक्षा करता हूं कि जैसा टर्नआउट वोटर परसेंटेज दूसरे जिले में रहा है, कहीं उससे ज्यादा अच्छा टर्नआउट कुलगाम में भी होगा। वहीं पहली बार वोट डालने के लिए तैयार युवा मतदाताओं ने अनोखे तरीके से अपनी कला के जरिए पूरे उत्साह के साथ कश्मीर घाटी में मतदान की अपील की। खुशहाल के खातिर वोट डाल, अदब के खातिर वोट डाल, अमन के खातिर वोट डाल, इज्जत के खातिर वोट डाल, आओ अपने लिए अब वोट डाल। अहरबल घाटी में दिव्यांग मतदाता और लोक कलाकार एजाज अहमद ने भी अपने गीत के जरिए वोट का महत्व बताया। अहरबल एक पर्यटक इलाका है जो कि बर्फ से घिरी घाटी के कारण काफी मनमोहक दिखता है। मतदाता जागरूकता अभियान में घाटी और आसपास के ग्रामीणों ने संस्कृति और कला के माध्यम से मनमोहन तरीके से अपना प्रदर्शन भी किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। आपस में जोर आजमाइश करते हुए ये युवा पहली बार वोट डालेंगे और इस वोट की ये ताकत है कि वो अपनी ऐसी नुमाइंदगी संसद में पहुंचाएंगे जो इनके लिए काम करें। निश्चित तौर से जो ये काम मतदान का यहाँ पर ये करने वाले हैं, इनके बीच जो उत्साह है वो इनकी टग ऑफ वार में भी दिख रहा है। ये हर हाल में लड़ने के लिए और जूझने के लिए तैयार हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, अहरबल। और उधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की मांग वाली ADR की याचिका पर सुनवाई करेगी। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की है कि मतदान के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का डेटा बूथ वाइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। 22 मई को हुई सुनवाई में आयोग ने NGO की मांग का विरोध किया था। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा था कि फॉर्म 17C के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। और इसी के साथ फिलहाल 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों में इतना ही। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। Curiosity.
can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा। अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल से चल रहे मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सली मारे जा चुके हैं। मौके से 8 हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा सर्च अभियान अभी भी जारी है। और उधर अंबाला में दर्दनाक हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रही एक ट्रैवलर गाड़ी आगे चल रहे ट्रॉले से टकरा गई। वहीं हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 6 माह की बच्ची और एक दंपति भी शामिल है। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रैवलर का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घायल हाईवे पर ही इधर उधर गिर गए, जबकि कुछ घायल ट्रैवलर में भी फंस गए थे। चीख पुकार सुनने के बाद राहगीरों ने घायलों को निकाला और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए छावनी नागरिक अस्पताल व आदेश अस्पताल में दाखिल करवाया। ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी एनडीआई प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जिट रोड पे। तो एक ट्राला था, उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं। हमने ट्रक कब्जे में लिया है, अभी वो मौके से फरार हो गया है। तो अभी ट्रक कब्जे में लिया, अगली केस रजिस्टर्ड करके अगली कार्रवाई करेंगे। और उधर राजस्थान के उदयपुर में एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से जब ये बस खाई में गिरी तो क्या स्थिति यहाँ पर नज़र आई। और राजस्थान के उदयपुर में ये घटना हुई है। 15 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुई भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 10 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले 6 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद के कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। के कविता 3 जून तक न्यायिक हिरासत में है। राजस्थान में गर्मी और हीट वेव जानलेवा हो गई है। देश के सर्वाधिक गर्मी वाले 10 शहरों में 5 राजस्थान के हैं। तापमान ने 24 घंटे में गर्मी का 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाड़मेर में पारा कल 48.8 डिग्री पर पहुंच गया। इससे पहले सर्वाधिक तापमान 2016 में 49.5 डिग्री पर पहुंच गया था। बाड़मेर के अलावा फलौदी भी 48.6 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं फतेहपुर, जालौर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और कोटा में भी पारा 47 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बीते एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया। प्रचंड गर्मी से राजस्थान में कई लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने 3 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तापमान 49 से 50 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है, यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। तो गर्मी का रेड अलर्ट देखने को मिल रहा है और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां नजर आ रही हैं, आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी संध्या शर्मा जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं और विकास सोनी हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े हैं। सबसे पहले विकास, आपका ही रुख करूंगा। राजस्थान में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, ऐसे में किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो गर्मी का पारा है वो तो बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक राहत मिल सकती है? जी गौरव, राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है और गर्मी का सितम इस कदर जारी है कि जो देश के जो सबसे 10 गर्म स्थान है उसमें राजस्थान का बाड़मेर जिला सर्वाधिक तापमान के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। मौसम विभाग ने यह अंदेशा जताया है कि गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है और अगले 2-3 दिनों में ये जो तापमान है वो 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। और कल की अगर बात करी जाए तो 25 मई से 3 जून तक राजस्थान में नौतपा शुरू होने वाला है, तो तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। जी, तो ऐसे में किस तरह के प्रबंध वहां पर किए गए हैं विकास? साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं अब की बार, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था जो पारा था वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया था, अब की साल भी कमोवेश वही स्थिति नजर आ रही है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं? जी, प्रशासन की तरफ से बहुत खास इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य के जो 3 बड़े विभाग है जिसमें चिकित्सा विभाग है, दूसरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है और तीसरा जो बिजली विभाग है। चिकित्सा विभाग की मॉनिटरिंग लगातार अतिरिक्त मुख्य सचिव जो शुभ्रा सिंह है वो कर रही है। चिकित्सालयों में जो अस्पतालों में जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, कहीं पंखा नहीं है, डॉक्टरों की जो व्यवस्था है वो करी जा रही है। डॉक्टरों की छुट्टियां, डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, उन्हें विशेष परिस्थितियों में छुट्टियां दी जा रही है। इसके अलावा कहीं पंखे की व्यवस्था नहीं है या कूलर की व्यवस्था नहीं है या आईसीयू में जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन सारी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरा जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उन्होंने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार की पानी की सप्लाई की अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो वो उन इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकता है और वहां के जो अधिकारी हैं उनको भी मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है बिजली विभाग, वहां पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आप मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भी इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं कि राज्य में अगर बिजली की सप्लाई किसी न किसी कारण से अगर बाधित होती है तो जो जनता है वो उन नंबर पे कॉल करके बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चला सके। जी ठीक है विकास, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का रुख करते हैं। संध्या शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संध्या, हमने राजस्थान का हाल तो देख लिया और राजस्थान में हम हर साल की तरह देख रहे हैं कि गर्मी का जो प्रचंड वहां पर जो गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है वो हर साल और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की बात करें, यहाँ भी पारा बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रबंध अब की बार किए गए हैं और किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? जी निश्चित तौर पर गौरव, जिस तरह से पारा लगातार बढ़ रहा है वहीं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में थोड़ी सी राहत ज़रूर महसूस की जा रही है, क्योंकि लू के जो थपेड़े थे उससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है, जिसकी खास तौर पर वजह है पूर्वी और पूर्वी दक्षिण की ओर से जो हवाओं का रुख हुआ है उसकी वजह से लू के जो थपेड़े हैं उससे ज़रूर राहत मिली है और तापमान में भी कहीं ना कहीं न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो दक्षिण पूर्वी हवा का रुख इस तरफ हुआ है उसकी वजह से उमस लगातार बनी हुई है, यानी कि 1 या 2 डिग्री न्यूनतम तापमान ज़रूर, न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 4 डिग्री अधिकतम कल दर्ज किया गया सामान्य से। और इसी तरह से अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 41 डिग्री कल अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और आज भी मौसम विभाग ने बताया कि लगभग 42 डिग्री अधिकतम तापमान रह सकता है। तो तापमान में ज़रूर फौरी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन उमस ने लोगों को बेहद ही परेशान किया हुआ है। इसकी वजह से जैसा आपने पूछा कि एडवाइजरी की क्या स्थिति है, तो मौसम विभाग की तरफ से भी और दूसरी तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर खुद ज़रूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग 3 तरह के अलर्ट मुख्य तौर पर मौसम को देखते हुए जारी करता है, जिसमें येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट होता है। येलो अलर्ट की सिचुएशन जो होती है वो एक तरह
से अलार्मिंग सिचुएशन होती है, यानी कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा मौसम का हाल जान करके निकलें। ऑरेंज अलर्ट की अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन से एक कदम आगे बढ़ करके होता है, जो कि अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट में दिल्ली एनसीआर रहेगा और उसके बाद में जिस तरह से हम देख रहे थे कि पिछले दिनों रेड अलर्ट जोन में दिल्ली और एनसीआर थी, यानी कि सूरज का सितम जो है वो लगातार चढ़ता और बढ़ता जा रहा था, तो रेड अलर्ट से जरूर दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत मिली है। और लेकिन रात का जो तापमान है वो लगातार बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से बिजली की आने वाला समय जो है वो इस प्रचंड गर्मी से राहत दिलाने में कामयाब होगा और जो गर्मी का सितम है उससे लोग भी जो 2-4 हो रहे हैं उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी। संध्या, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और असम का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भीषण गर्मी की तपन के बाद असम के डिब्रूगढ़ जिले के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है और बरसात होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहावना हुआ है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कंबोडिया में भारतीय दूतावास द्वारा धोखेबाज नियोक्ताओं से बचाए गए 60 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था घर लौट आया है। इन भारतीय नागरिकों को अधिकारियों ने 20 मई को जिनबेई 4 नामक स्थान से बचाया था। वहीं भारतीय एम्बेसी ने स्थानीय अथॉरिटी की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। भारतीय दूतावास ने हाल ही में नौकरी के लिए कंबोडिया जाने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीयों को नौकरी के लिए सिर्फ विदेश मंत्रालय द्वारा अप्रूव किए गए एजेंटों से ही संपर्क करने की सलाह दी गई है। और कंबोडिया के इस विषय पर अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी अमृतपाल का रुख करते हैं। अमृतपाल, साफ तौर पर ये एक बड़ी कवायद के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि हमने कंबोडिया में देखा और जैसे कि हमने देखा तमाम तरह के रैकेट्स वहां पर चलाए जा रहे हैं। तो क्या ये स्थिति इसी वजह से सामने आई है, क्योंकि अब इसमें जो नई एडवाइजरी जारी की गई है वो अपने आप में बहुत बड़ी संकेत दे रही है? जी बिल्कुल। वहाँ क्या है कंबोडिया में कि ये साइबर क्राइम सिंडिकेट्स चलते हैं जो लोगों को भारत से बहुत ज़्यादा पैसे का लोभ या लालच देकर और नौकरी का लालच देके वहाँ लेके जाया जाता है। जनरली मोडस ऑपरेंडाई इनका ये होता है कि इनको टूरिस्ट वीज़ाज़ इनके लगवा के इनको वहाँ लेके जाया जाता है और कहा जाता है कि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और जनरली साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। फिर इनको डरा धमका के कि अब तो आप विदेश में हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे इलीगली एम्प्लॉय हुए हैं, आपकी सैलरी आई है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस ये दबाव बना के इनको एक तरह से रैंसम होल्ड किया जाता है, या आप कह लें कि किडनैप किस्म की स्थिति में इनको बंदी बना के ये सब काम करवाए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये इलीगल हैं और पर लोग क्योंकि लालच में आ जाते हैं और डर वहाँ विदेशी ज़मीन पर डर जाते हैं तो इनके चंगुल में फंसे रहते हैं। तो इंडियन एम्बेसी ने जब ये रैकेट सामने आया
तो अभी तक करीब 360 लोगों को इनके चुंगल से बचा लिया है। एडवाइजरी जैसे आपने कहा कि इंडियन एम्बेसी ने जारी की कि आप इस तरह से जो अनस्क्रूपलस एजेंट्स हैं उनके थ्रू ना जॉब्स लें। अगर आपको बाहर जाना भी है विदेश में नौकरी लेने, तो आप जो ME अप्रूव्ड या विदेश मंत्रालय के जो अप्रूव्ड एजेंट्स हैं उनके थ्रू कीजिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड चेक सरकार ने किया होता है। तो ये अब जो 360 अभी तक रिहा हुए हैं लोग, जिनमें से बहुत सारे लोग आंध्रा और तेलंगाना से संबंध रखते हैं, उनमें से 60 भारतीयों का जत्था भारत पहुंच चुका है और अभी बाकियों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी बना रही है, क्योंकि इनके पासपोर्ट्स ले लिए जाते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या भी नजर आ रही है। अभी बीते बुधवार को ही मैं खुद ये कवर करने के लिए गया था, तो मैंने साइबर सिक्योरिटी के जो CEO हैं, जो सेंटर के CEO हैं राजेश कुमार, उनसे बातचीत भी हुई थी। उन्होंने तमाम वहां पर जो स्लाइड्स हैं वो भी दिखाई थी और ये आंकड़े बहुत बड़े हैं, मतलब ये लाखों करोड़ के आंकड़े उन्होंने गिनाए कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रैकेट है और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर लोगों को भी ये हिदायत दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने ये कहा कि लोग भी सुरक्षित रहें और इनसे बचने की पूरी तरह से कोशिश करें। तो इस जाल को समझने के लिए, क्योंकि हमने देखा सिर्फ कंबोडिया ही नहीं है, इसमें और भी कुछ आसपास के जो साउथ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, तमाम देश इसमें शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। इस पर नकेल कसने के लिए लगातार तमाम कवायदें चलाई जा रही हैं। तो इसका जो पैरामीटर है वो किस तरह से अब रखा जा रहा है, क्योंकि ये तो बात कंबोडिया की होगी, इसके अलावा जो तमाम और देश भी हैं जो साउथ ईस्ट में आ रहे हैं, वहां पर किस तरह की कवायद चलाई जा रही है? देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के देश ज़्यादा हैं, पर उससे बाहर भी देश हैं, जैसे टर्की भी है। अब होता क्या है कि ये लोग जैसे एडवर्टीजमेंट्स इशू करते हैं या एजेंट्स पोस्ट करते हैं कि हम आपको बाहर नौकरी दिलवा देंगे। इसमें भारत सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती एडवाइजरी इशू किए, क्योंकि आप इंडिविजुअल को कैसे रोक पाएंगे अगर वो ये कहता है कि मुझे वहाँ नौकरी मिल रही है और वो देश आपको वीज़ा दे रहा है। जनरली ये लोग फ्रॉड करके टूरिस्ट वीज़ास इनके लगवाते हैं ये एजेंट्स, और फिर इनको वहाँ पैसे का लालच और फिर वहाँ पे डरावा। बेसिकली जागरूकता या अवेयरनेस इंक्रीज़ कर सकती है सरकार, उससे ज़्यादा सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जो साइबर सिक्योरिटी का क्राइम है उस पर ट्रांसनेशनल क्राइम्स में एक दिक्कत ये आती है, क्योंकि कोऑपरेशन आपको इंटरपोल के थ्रू करनी पड़ेगी, या आपको अगर आपके बायलैटरल कोई ML80s हैं तो आप इन पर नकेल कस सकते हैं। पर ये बेसिकली फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं। ये आज एक कंपनी खोली, उसको जब तक ट्रैक करेंगे वो कुछ दिनों में और दूसरी कंपनी खोल लेंगे। तो लीगल इन्होंने जाल इतने बिछाए होते हैं कि इनको ट्रांसनेशनल क्राइम्स में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम यही आती है। पर अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। और दूसरा, यहाँ पर जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को जो बैंक्स होते हैं या गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, साइबर क्राइम सेल्स होते हैं, वो ट्रैक करते हैं और उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जी गौरव। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारियाँ विस्तार से दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा तथ्य इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लोगों से भी यही गुजारिश की गई है सरकार द्वारा भी और साफ तौर पर साइबर सिक्योरिटी द्वारा भी कि वो अपना ख्याल रखें, और जो ऐसी फर्जी ऐप्स हैं जिन पर अभी पाबंदी लगाई जा रही है, और साफ तौर पर जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जिन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी निजी जानकारी उनके साथ साझा करते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि आपकी निजी जानकारी जब किसी के पास जाती है तो आप और आपका पूरा परिवार खतरे में आ जाते हैं। ये बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, और क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और इस पर लगातार केंद्र सरकार अग्रसर होकर काम करती जा रही है, और साइबर सिक्योरिटी भी इसमें तेज गति से आगे बढ़कर तमाम टफ जो एक्शंस हैं वो लेती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पुणे के खड़गवासला में NDA के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और सेना प्रमुख ने समीक्षा अधिकारी के तौर पर इस परेड की गरिमा बढ़ाई। इस दौरान जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्यों समेत कैडेटों के परिजन भी शामिल हुए। इससे पहले NDA के 146वें पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 205 कैडेटों को स्नातक की डिग्री भी प्रदान की गई।
और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि बिश्केक और उसके आसपास की स्थिति सामान्य और स्थिर है। भारतीय छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए दूतावास किर्गिस्तान में मेडिकल विश्वविद्यालयों के संपर्क में है। छात्र किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 05557-100-41 और 05550-05538 पर दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवन को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमाटोग्राफी सम्मान में प्रतिष्ठित पियरे एंजिनिक्स एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। और ये सम्मान सिवन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि वो ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में उनके खास से उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। कान फिल्म महोत्सव में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मास्टर क्लास अटेंड किया और वो मास्टर क्लास था नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान का। संतोष सिवान हमारे साथ में है। सर, you just delivered that master class and it was brilliant. How was your experience? Yeah, it's fantastic because I like the way the films that you have shot, particularly Maniratnam Films, which I have shot, has reached out to such a massive international audience, which is a very great feeling actually. Yeah. The points that you have spoken over here and the audience that was present over here, they were really curious. You know, you were a medium through which they got to know about the entire Indian culture, Indian history. You know, imparting that kind of knowledge, do you think you play a very important role over here? I think it's very important for us to actually make people aware of our culture, because we are actually product from our culture. So rather than imitating the West, we should tell our own stories our way, you know. Like Indian music, Indian visual language is also decorative. It has its own sensibility, which I think is amazing. So I think our younger lot should actually go into the roots and grow like a tree. Have deep roots so that you can grow taller. Also, we are here at Cannes. Now, you've delivered this masterclass over here. It opens the doors for every Indian and for every Indian who's established in the cinema world. How does this make you feel, you know, you being the pioneer? I think sometimes it's very interesting because first when I was invited to be the member of the American Society of Cinematographers, it was a dream of everyone to be a member there. But they thought that it is difficult. But once you show the way, I think it will make people aware that it can be done. So similarly here, you're honored as one of the finest cinematographers career-wise. So it gives people options that maybe this can happen to them also if they just pursue them with the same commitment, and the talent is of course there. Of all the movies that you have made so far, which one is the most dearest to your heart, closest to your heart, and which one would you say was the most challenging? I think every film is challenging and every film is close to the heart. I think the most closest to the heart that happens now is a new film I'm making called Zuni in Kashmir about Habba Khatun. That is the closest now. Lastly, Pure Ingenue, the prestigious award, you'll be getting it. How is that, you know, with Indian Connection? What would you say about that? I love the fact that I'm getting an award, this Ingenue award, because see, I've been using Ingenue zoom lenses from the time I started my career because they were very popular in India. So Ingenue is not a name that I don't know. Though I was surprised to get it actually because it is not a competition or anything. Even though for them it is a competition, they have to go to the entire list of international cinematographers to arrive at one name every year. So that is a big challenge for them, which I realize now after coming here. But it is very, very gratifying to receive such an award. Thank you very much for talking to us, sir. तो ये सिवान सर थे जिन्होंने बताया कि एक लाइफ टाइम काफ़ी नहीं है पूरे भारत की कहानी को सामने लाने के लिए, और इसीलिए वो भारत की कहानी, कल्चर, संस्कृति जितना हो सके उतना ज़्यादा विश्व के सामने लाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और इजरायली सेना ने उत्तरी और मध्य गाजा में 2 घरों को निशाना बनाया, जिसमें रात भर में कम से कम 24 लोग मारे गए। ये जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। इजराइल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा है कि आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए इसकी गतिविधियां पूरे गाजा पट्टी में जारी रहेंगी।
और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मान्यता नहीं देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच कोई समानता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया। संयुक्त राज्य अमेरिका अदालत का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने पिछले अभियोजनों का समर्थन किया है, जिसमें पिछले साल यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आईसीसी का फैसला भी शामिल है। और बात करें खेल के मैदान की, तो इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे फाइनलिस्ट का आज फैसला होगा। आज होने वाले क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।